हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम पुखराज पुरोहित है और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। भारतीय अनुबंध अधिनियम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके आवश्यक लक्षण या तत्व क्या होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम इन सारे सवालों का विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज का ये टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि इन सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। आइए विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। आज हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम का परिचय, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व या लक्षण। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का परिचय। यह संनियम की एक महत्वपूर्ण शाखा है। संनियम का अर्थ होता है कानून, क्योंकि अनुबंध जो होता है वह एक कानून की महत्वपूर्ण शाखा होता है, क्योंकि अनुबंध के बिना कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। इसलिए कानून की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में अनुबंध कार्य करता है। यह संनियम की एक महत्वपूर्ण शाखा है। सामान्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण किसी न किसी के संपर्क में आता है और यही संपर्क अनुबंध का आधार होता है। हम अपने जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे घूमने फिरने के लिए, टैक्सी का प्रबंध करने के लिए, पढ़ने की पुस्तकें, आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए, दर्जी से कपड़े सिलवाने के लिए, यात्रा या मनोरंजन के लिए, टिकट खरीदने के लिए आदि अनेक दैनिक क्रियाकलापों के लिए अनुबंध करते ही रहते हैं। एक तरीके से हम सभी का जीवन अनुबंधों पर आधारित है, क्योंकि हम जिन लोगों से भी संपर्क में आते हैं उन सबके साथ में हमारा एक अनुबंध बन जाता है। क्योंकि सामने वाला पक्षकार यदि हमारे जिस दायित्व को पूरा नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो यही एक अनुबंध होता है और ऐसे अनुबंध हम दिन प्रतिदिन कई बार करते रहते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो जीवन है वो अनुबंधों से घिरा हुआ है और अनुबंधों पर आधारित भी है। व्यावसायिक जगत में अनुबंध अधिनियम से व्यवसाय करने वाले पक्षकारों को अपने व्यापारिक अधिकारों की सुरक्षा भी प्राप्त होती है, क्योंकि व्यावसायिक जगत में कई सारे अनुबंध होते हैं और यदि व्यवसाय में अनुबंध न हो तो व्यवसायियों को हानि होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए अनुबंधों के आधार पर व्यावसायिक जगत में व्यवसायियों को बहुत ही सुरक्षा प्राप्त होती है। अनुबंध अधिनियम के बिना समस्त व्यावसायिक जगत का भवन ढह जाएगा तथा संपूर्ण व्यावसायिक लेन देनों के बिना भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यह अनुबंध कब शुरू हुआ, कब स्थापित हुआ, इसमें कितनी धाराएं थी। भारतीय अनुबंध अधिनियम हमारे देश में 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था, जिसमें कुल 266 धाराएं थी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम कब लागू हुआ, तो उसका जवाब होता है 1 सितंबर 1872 और इसकी कुल धाराएं 266 थी। लेकिन इस अधिनियम से कुछ धाराओं को निरस्त कर सन 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम, सन 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम का निर्माण किया गया। क्योंकि 1930 और 1932 से पहले वस्तु विक्रय और साझेदारी अधिनियम के जो कानून थे वो भारतीय अनुबंध अधिनियम में शामिल होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, इन सभी धाराओं को पृथक करने की आवश्यकता महसूस हुई, व्यापार का विस्तार होता गया। तो ऐसी स्थिति में इन अनुबंधों की धाराओं को, इन वस्तु विक्रय की धाराओं को, इन कानून को अलग करने की आवश्यकता महसूस हुई और सन 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम और 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया। इन परिवर्तनों के पश्चात वर्तमान में भारतीय अनुबंध की एक विषय वस्तु निम्न प्रकार है। अनुबंध के सामान्य सिद्धांत तथा अर्ध अनुबंध, इनसे संबंधित जो धाराएं हैं वो धारा 1 से 75 तक में हैं।
हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंधों के जो प्रावधान हैं वह धारा 124 से 147 के अंदर है। निक्षेप तथा गिरवी अनुबंधों संबंधी प्रावधान धारा 148 से 181 के बीच में है और एजेंसी संबंधी जो प्रावधान है वे धारा 182 से 238 के भीतर आते हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अनुबंध का अर्थ और उसकी परिभाषा। अनुबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्टेक्टम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपस में मिलना। अतः अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षकारों अर्थात व्यक्तियों के बीच किया गया एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्वों एवं अधिकारों की उत्पत्ति करता है। देखिए, अनुबंध की उत्पत्ति होती है ठहराव से, और मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति दिन प्रतिदिन हर समय ठहराव करता रहता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ठहराव क्या होता है और अनुबंध क्या होता है, कैसे एक ठहराव से एक अनुबंध बनता है, और अनुबंधों से ही हर व्यक्ति के पास अधिकार और दायित्व की उत्पत्ति होती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की परिभाषा कौन सी धारा के तहत दी गई है, तो उसका जवाब होता है धारा 2H के अनुसार। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। अनुबंध क्या है? एक ऐसा ठहराव है। ठहराव को समझाने के लिए हमने नीचे अलग एक समझा रखा है कि ठहराव का अर्थ होता है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। जब एक पक्षकार किसी कार्य को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व देता है, तो उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है, जिसको सामने वाला पक्षकार या दूसरा पक्षकार स्वीकार करता है, तो दोनों पक्षकारों के बीच में बनता है ठहराव। और दूसरी बात आती है अनुबंध। ठहराव में यदि कानूनन प्रवर्तनीयता, अर्थात जो ठहराव किया गया है उन ठहराव में पक्षकारों के इरादे में यदि उस दायित्व को पूरा नहीं किया जाए तो उन्हें कानून के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है या उसको कानून के द्वारा पूरा करवाया जा सकता है, ऐसी यदि उनकी इच्छा होती है तो वह ठहराव एक अनुबंध का रूप ले लेती है। यहाँ पर हमने जो राजनियम शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ होता है न्यायालय। अब हम बात करते हैं वापस परिभाषा की। तो अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, अर्थात जो ठहराव राजनियम के द्वारा, कानून के द्वारा या न्यायालय से प्रवर्तनीय, यानी कि उसको न्यायालय से पूरा करवाया जा सकता है, उसी ठहराव को हम अनुबंध कहते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि अनुबंध में दो प्रमुख तत्व विद्यमान हैं। अनुबंध एक ठहराव होता है जो प्रस्ताव की स्वीकृति देने से उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है, और दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करता है। तो अनुबंध की जो है शुरुआत कहाँ से होती है? एक ठहराव से होती है जो प्रस्ताव की स्वीकृति देने से उत्पन्न होती है। दूसरा, यह ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है तथा पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। तो जो भी ठहराव किया जाता है वह ठहराव राजनियम द्वारा, यानी कि न्यायालय से उसको भी पूरा करवाया जा सकता हो, ऐसा कोई ठहराव होता है तो उसी ठहराव को हम अनुबंध कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक वैध अनुबंध के लक्षण या आवश्यक तत्व। सबसे पहला तत्व आता है दो या दो से अधिक पक्षकार का होना। किसी भी वैध अनुबंध के लिए कम से कम दो पक्षकार होना आवश्यक होता है। एक पक्षकार प्रस्तावक या वचनदाता कहलाता है तथा दूसरा पक्षकार प्रस्ताव ग्रहीता या वचन ग्रहीता कहलाता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी किसी से अनुबंध नहीं कर सकता है या स्वयं से अनुबंध नहीं कर सकता है। इसलिए एक वैध अनुबंध के लिए कम से कम दो पक्षकार का होना आवश्यक होता है। प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। जैसे मकान मालिक और किराएदार। तो मकान मालिक और एक किराएदार होगा, तो किराएदार जो है वो मकान को किराए पर लेने के लिए प्रस्ताव रखेगा और मकान मालिक उसको स्वीकार कर लेगा। दूसरा आता है बीमित और बीमाकर्ता। तो बीमाकर्ता एजेंट होते हैं और बीमित जो है जिसका बीमा किया गया है। तो बीमाकर्ता यानी कि एजेंट जो है वो किसी व्यक्ति का बीमा करने के लिए प्रस्ताव रखता है और
वह व्यक्ति अपना बीमा करवाने या नहीं करवाने के संबंध में स्वीकृति देता है और इस प्रकार इन दोनों के मध्य एक अनुबंध बन जाता है। दूसरी बात आती है ठहराव का होना। किसी वैध अनुबंध के लिए ठहराव का होना चाहिए। ठहराव का जन्म प्रस्ताव की स्वीकृति देने से होता है, लेकिन जब दो पक्षकार एक ही समय एक ही वस्तु के क्रमशः क्रय और विक्रय के लिए प्रस्ताव करते हैं तो इससे ठहराव का जन्म नहीं होता है, बल्कि इसे प्रति प्रस्ताव कहेंगे। अर्थात जो ठहराव किया जाएगा वहाँ पर एक पक्षकार प्रस्तावक होता है और दूसरा पक्षकार स्वीकारक होता है, लेकिन जो पक्षकार प्रस्ताव रखने जा रहा है और उसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए स्वीकारक भी उसी समय प्रस्ताव करता है, अर्थात एक ही वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए दोनों पक्षकारों के द्वारा एक साथ प्रस्ताव रखा जाता है, तो वहाँ पर ठहराव का जन्म नहीं होता है, वह प्रति प्रस्ताव कहलाता है और यहाँ पर कोई अनुबंध नहीं बनेगा। तीसरी बात आती है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा या इरादा होना चाहिए। वैध अनुबंध के लिए दोनों पक्षकारों के दिमाग में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि उन्हें एक दूसरे के प्रति कुछ कानूनी अधिकार होंगे और यदि इनमें से कोई पक्षकार अनुबंध को पूरा नहीं करेगा तो उसे न्यायालय के द्वारा पूरा करवाया जाएगा, जिसे हमने पहले चर्चा की थी, कानूनन प्रवर्तनीयता। अर्थात दोनों पक्षकारों के दिमाग में यह बात पहले से तय होनी चाहिए कि जिन दोनों पक्षकारों में से जिसने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया तो दूसरा पक्षकार उस दायित्व को न्यायालय के द्वारा भी पूरा करवा सकता है। तो इस आधार पर यदि ठहराव किया जाता है तो वह ठहराव अनुबंध का रूप ले लेता है। अगली हम बात करते हैं पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता। अर्थात वे वयस्क होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए और राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं होने चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति या तो वयस्क नहीं होता है, अवयस्क होता है, अर्थात 18 वर्ष से उसकी कम आयु हो, या स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं हो, पागल या अलग अलग समय पर जो पागल हो जाता है या कभी पागल रहता है तो कभी स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, तो ऐसी स्थिति में जब वह अस्वस्थ होता है उस दशा में, या फिर राजनियम द्वारा यानी कि न्यायालय के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य जिसको घोषित कर रखा हो, जैसे कोई दिवालिया व्यक्ति होता है या कोई अपराधी होता है, तो इन लोगों में किसी भी प्रकार का अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति जो होते हैं, जिसमें शत्रु देश का नागरिक हो, तो इनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। अपराधी व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति, विदेशी प्रतिनिधि, यदि कोई विदेशी व्यक्ति है तो वह भी अनुबंध नहीं कर सकता। विदेशी प्रतिनिधि के अलावा अवयस्क व्यक्ति या अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, तो ये सभी लोग किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकते हैं, इनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सहमति। जो पक्षकार द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है उसको दूसरे पक्षकार के द्वारा सहमति देनी होती है। अनुबंध के निर्माण के लिए पक्षकारों के मध्य सहमति होनी आवश्यक है और यह सहमति भी स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति का अर्थ यह है, उससे पहले हम बात करते हैं कि सहमति अर्थात दोनों पक्षकारों के बीच में किसी भी वस्तु के ठहराव के लिए सहमति होनी चाहिए। दोनों पक्षकार एक दूसरे को व्यवहार करने के लिए सहमत होने चाहिए और वह सहमति भी स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति से आशय है कि ऐसी सहमति हो जो किसी प्रकार के दबाव के कारण न हो। यदि कोई सहमति दबाव से दी जाती है या दबाव के कारण दी जाती है तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती और वहाँ पर अनुबंध का जन्म भी नहीं होता है। अर्थात ठहराव के सभी पक्षकारों को ठहराव की प्रत्येक बात के लिए समान भाव से सहमत होना चाहिए तो ही सहमति मानी जाती है और सहमति किसी दबाव में आकर न दी गई हो, अन्यथा वह सहमति स्वतंत्र नहीं कहलाएगी। अगली हम बात करते हैं वैधानिक प्रतिफल। प्रतिफल से आशय है कुछ के बदले कुछ, अर्थात हम जो भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भी राशि दी जाती है तो वह सामने वाले पक्षकार के लिए प्रतिफल होगा और हमने जो राशि दी है उसके बदले में हमारे को जो वस्तु प्राप्त होती है वह हमारे लिए प्रतिफल होती है। इसीलिए कहा जाता है प्रतिफल का आशय कुछ के बदले कुछ। वैध अनुबंध के लिए वैध प्रतिफल का होना आवश्यक होता है और बिना प्रतिफल के सामान्यतः ठहराव
व्यर्थ हो जाता है। अर्थात कोई भी ठहराव या अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल होना आवश्यक होता है। अगली हम बात करें वैधानिक उद्देश्य। अनुबंध निर्माण के लिए ठहराव का उद्देश्य वैधानिक अर्थात राजनियम या कानून की दृष्टि से मान्य होना चाहिए। यदि हम कोई गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अनुबंध नहीं बनेगा। अतः अनुबंध करने का उद्देश्य अवैध, अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि कोई हमारा अनुबंध किया जाता है और उसमें हमारा उद्देश्य गैरकानूनी कार्य करना या अनैतिक कार्य करना या लोकनीति के विरुद्ध कोई कार्य करना हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं बनेगा। अगली बात आती है निश्चितता। अनुबंध में निश्चितता का होना अनिवार्य है। अतः ठहराव की शर्तें, अर्थ, मूल्य, मात्रा, सुपुर्दगी का समय, स्थान, निष्पादन की विधि, माल की प्रकृति आदि महत्वपूर्ण वाले निश्चित होने चाहिए। यहाँ पर निश्चितता का अर्थ है कि ठहराव की जो शर्त है, शर्त भी निश्चित होनी चाहिए। जो भी ठहराव किया जा रहा है उसका अर्थ भी निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो ठहराव हो रहा है उसके कई अर्थ निकलते हो, तो एक पक्षकार किसी अर्थ में समझेगा तो दूसरा पक्षकार उसको किसी अन्य अर्थ में समझेगा। ऐसी स्थिति में अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। माल की मात्रा, उसकी सुपुर्दगी का समय, स्थान, निष्पादन की विधि, ये सारी बातें पहले से निश्चित होनी चाहिए और उसी निश्चित विधि के आधार पर अनुबंध होना चाहिए। अगली बात आती है निष्पादन की संभावना। यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना असंभव हो तो वह ठहराव व्यर्थ हो जाता है। निष्पादन का अर्थ होता है किसी ठहराव को पूरा करना, और अगर कोई ठहराव किया जाता है लेकिन उस ठहराव को पूरा करना संभव नहीं होता है या असंभव होता है तो ऐसा ठहराव सदैव व्यर्थ होता है। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें निष्पादित करना प्रारंभ से ही असंभव होता है, और दूसरे ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करते समय तो निष्पादित करना संभव होता है किंतु बाद में कुछ परिस्थितियों का निष्पादन करना असंभव हो जाता है। जैसे विषय वस्तु का नष्ट हो जाना, युद्ध के कारण या राजनियम के लागू हो जाने के कारण। तो इन परिस्थितियों के कारण कभी कभार अनुबंध जो है निष्पादन होने असंभव हो जाते हैं, तो वे अनुबंध व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन कुछ अनुबंध ऐसे भी होते हैं, कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो प्रारंभ से ही निष्पादन होना असंभव होता है, तो ऐसी स्थिति में वे अनुबंध का रूप नहीं लेते हैं, वे वहीं पर ही व्यर्थ हो जाते हैं। अगली बात आती है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव न हो। अनुबंध अधिनियम में कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया हुआ है। यदि कोई ठहराव उन ठहरावों में से है तो वह कभी भी वैध नहीं हो सकता। भारतीय अनुबंध अधिनियम में कई अनुबंध ऐसे भी हैं जो शुरुआत से व्यर्थ घोषित किए हुए हैं, अर्थात वे अनुबंध का रूप नहीं लेते हैं, वे ठहराव के रूप में ही व्यर्थ घोषित हो जाते हैं। जैसे बिना प्रतिफल का कोई ठहराव, बिना प्रतिफल का जो भी ठहराव होगा वो कभी अनुबंध का रूप नहीं ले सकता। अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव या व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, तो ये ऐसे ठहराव हैं जो कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। और अंत में आता है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन। अनुबंध लिखित, साक्षी द्वारा प्रमाणित या रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि किसी अनुबंध द्वारा ऐसा करना अनिवार्य कर दिया हो तो हमें इन सारी औपचारिकताओं का पालन करना होगा। अन्य दशाओं में अनुबंध सामान्यतः लिखित या मौखिक या गर्भित किसी भी रूप में हो सकता है। तो अनुबंध के लिए यदि पहले से तय किया गया है कि अनुबंध लिखित में होना चाहिए तो वह अनुबंध लिखित में ही होना चाहिए। किसी भी साक्षी द्वारा प्रमाणित भी होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वह अनुबंध वास्तविक में अनुबंध का रूप तभी लेगा जब वह रजिस्टर्ड हो। तो ऐसी शर्तें जिन अनुबंधों में होती हैं तो वे वास्तविक रूप से अनुबंध का रूप तभी लेते हैं जब वे उन शर्तों का पालन करते हैं। लेकिन सामान्यतः जो अनुबंध बनते हैं वे अनुबंध लिखित में भी हो सकते हैं, मौखिक में भी हो सकते हैं या गर्भित रूप से भी हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।